ये हड़प्पा सभ्यता सीरीज का 8वां पार्ट है। वैसे तो शुरू में मैंने ये सोचा था कि ये 4 पार्ट में सीरीज कंप्लीट करूँगा, लेकिन इसका सिलेबस में बहुत ज़्यादा रोल है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मेरे को इसके 8 पार्ट बनाने पड़े। तो आज के इस पार्ट में हम हड़प्पाई शिल्पकला, मूर्तिकला, मोहरें या उनकी मन के बनाने की जो बीड्स हैं उनकी कला है, या उनकी जो मन के बनाने की कार्यशालाएं हैं उनका भी जिक्र करेंगे हम। इसके अलावा जो कपड़ा बनाने की कला है, या उनकी कोई किसी प्रकार की औषधि निर्माण में कुछ थी योग्यता या थी नहीं थी, या उनकी अंतिम संस्कार की विधियां हैं, जो भी टॉपिक इसमें बस गए वो सारे मैं इसमें कवर करूंगा। आप जब भी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो उसकी प्रशंसा शिल्पकला, मूर्तिकला के लिए नहीं होती। ज़्यादातर तो हम बात करते हैं स्थापत्य कला की, कि उनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, कि वो पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे और दुर्ग बनाते थे अपने शहरों में। दुर्ग के और बस्ती के चारों ओर पक्की ईंटों की दीवार बनाते थे। या किस प्रकार से उनकी जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी थी, कि गंदा पानी निकालने के लिए और वर्षा का पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई थी, फिर वो मुख्य नालों में मिलती थी और वो शहर से बाहर ले जाए जाते थे। इसके अलावा घरों में शौचालय की उपस्थिति मिलती है, यानी उनकी साफ सफाई की, या उनके जो जैसे धौलावीरा में वाटर रिजर्वायर मिलते हैं, जल संचयन के जो प्रणाली हैं, जलाशय वगैरह, उनकी ज़्यादा बातें हम करते हैं। इनकी शिल्पकला, मूर्तिकला के बारे में कम बातें की जाती है और इनकी प्रशंसा भी कम की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे फिगराइन मिले हैं, कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनकी हमें वास्तव में प्रशंसा करनी चाहिए। और ऐसी ही प्रशंसा योग्य 2-3 मूर्तियों की मैं बात करूंगा, जो मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन से, जो निचला शहर है, गढ़ के अलावा जो शहर बसता है, पश्चिमी दिशा में हमेशा गढ़ होता था और जो दूसरा इलाका होता था, निचला इलाका या लोअर टाउन उसको आप कह सकते हैं, उसमें कुछ मूर्तियां मिली हैं। जिसमें जैसे एक मूर्ति मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुरू से ही यहाँ पर लगाई हुई है स्क्रीन पे। तो ये मूर्ति, जिसको कभी कभी कह देते हैं इसको कि ये वहाँ का हो सकता है राजा था या किंग था, या कभी कभी इसको साथ में बोल देते हैं प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग यानी ये पुरोहित राजा जैसी इसकी मानी जाती है। कभी कभी इतिहासकार इसको एक योगी का दर्जा देते हैं। वो योगी का दर्जा इसलिए देते हैं कि वो कहते हैं कि इसकी आंखें देखिए आधी खुली आधी बंद, जैसे ये किसी प्रकार का ध्यान मुद्रा में है। हालांकि ये कोई ज़्यादा तर्कपूर्ण नहीं लगता कि आधी आंखें बंद हैं तो इसे के आधार पर हम इसको योगी कह दें। फिर इसको आप चित्र को ध्यान से देखें तो आपको देखिए इसकी दाढ़ी बड़ी करीने से बनाई गई है, वर्टिकल लाइंस खींची गई हैं, और इनके शरीर पर जो कपड़ा है वो भी आप देख सकते हैं, इस पर डिजाइन की गई है, बेलबूटियाँ बनाए गए हैं। लेकिन ये इसका जो वक्ष है, ऊपर का हिस्सा है, वही हमारे पास है, इसके नीचे का हिस्सा उपलब्ध नहीं हुआ। और इसका बैक साइड से मैं भी आपको एक चित्र दिखा देता हूँ, आपको डिजाइन थोड़ा अच्छे से देखने को मिलेगी। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इनके बैक साइड में जो कपड़ा कंधे से जाता हुआ पीछे तक जाता है और उस पर इस प्रकार की डिजाइन बनी हुई है, और सिर पर भी एक पट्टी सी बांधी हुई है, और इनके बाल भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाए हुए हैं। तो ये काफ़ी एक सुंदर मूर्ति आप कह सकते हैं, कि इनमें सब चीज़ों को अच्छी तरह से उभारा गया है, सभी पक्षों को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये थी जो तथाकथित एक योगी की मूर्ति मानी जाती है। फिर एक दूसरी कांसे की मूर्ति जिसकी आप हमेशा चर्चा करते हैं और हमेशा आपने सुना भी होगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये देखिए, ये कांसे की मूर्ति है और ऐसा माना जाता है कि ये नृत्य कर रहे हैं, पैरों को थोड़ा सा मोड़ रखा है, और बाएं हाथ में आप देख सकते हैं कंगन वगैरह कुछ आभूषण पहन रखे हैं, दाएं हाथ में भी कुछ दिखता है। और इनकी बैक साइड से भी आप मूर्ति आप देखेंगे तो ये आप आगे से भी इसका पता चल रहा है कि पीछे बालों का एक जूड़ा टाइप का इसने कर रखा है। तो ये मूर्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। ये लगभग, इस मूर्ति की ऊंचाई है वो 10.3 सेंटीमीटर है। इस मूर्ति की ऊंचाई 10.3 सेंटीमीटर की है, और ये कांसे की बनी हुई है। और ये जो दूसरी मूर्ति है ये पत्थर की बनी हुई है, और इसकी ऊंचाई लगभग 17 सेंटीमीटर है। 17 सेंटीमीटर ऊंची पत्थर की बनी हुई है, और ये कांसे की बनी है, 10.3 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। फिर इसके बाद में हम एक और मूर्ति जिसके बारे में, ये तो आपने डांसिंग गर्ल की तो आपने बार बार देखी होगी, कि डांसिंग गर्ल वाली मूर्ति है, वो तो बार बार इसका जिक्र आता है। मोहनजोदड़ो से ही एक और मूर्ति हमें मिलती है, लेकिन वो जंग लगने के कारण काफ़ी ख़राब हो गई है। उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये पिछली साइड में तो एक म्यूजियम में रखी हुई है, तो वहाँ पिछली साइड में तो आप देख सकते हैं वही मूर्ति है जिसकी हमने पहले चर्चा की, जिसका देखिए बैक साइड में जूड़ा देख सकते हैं आप इसके सर पर। जबकि ये जो दूसरी ये है मूर्ति, ये काफ़ी इस पर जंग लग के थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है।
लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं इन्होंने एक हाथ कूल्हे पर रखा है, दूसरा हाथ आगे कर रखा है। ऐसा लगता है कि जैसे जननांगों को छुपाने के लिए एक प्रयास किया गया है। और एक लंबी पतली स्त्री की ये मूर्ति हमें दिखती है। ये मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली है और ये भी क्या है, नग्न है। लंबी टांगों वाली दुबली पतली एक नग्न महिला की ये पूरी मूर्ति है। काफ़ी जंग लगी हुई है। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण मूर्तियां हमें मिलती हैं, जिनकी हमें चर्चा करनी चाहिए थी, ये तीनों ही हमें मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। इसके अलावा जो हमें इसके चित्र वगैरह मिलते हैं, वो चित्र हमें मिलते हैं मृद भांडों पर यानी पॉटरी पर। जो मिट्टी के इनके बर्तन थे उनके ऊपर हमें काफ़ी चित्र मिलते हैं। इसके अलावा कला का स्रोत दूसरा देखने का हमारे पास है मोहरें। मोहरों पर बहुत ज़्यादा चित्रकारी की गई है। सबसे ज़्यादा जानवरों का अंकन किया गया है। उसमें हड़प्पाई लिपि भी लिखी गई है। लेकिन हड़प्पाई मोहरों पर जो जानवर हमें दिखाई देते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानवरों की आप बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है एक सींग वाला जो जानवर, जिसको आप कह सकते हैं यूनिकॉर्न। हालांकि एक सींग वाला जैसे गेंडा होता है, लेकिन ये यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न वैसे कोई जानवर आज तक किसी ने इसको देखा नहीं, न इसके कोई अवशेष मिले हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं काल्पनिक जानवर है ये। इसका कोई धार्मिक महत्व जरूर रहा होगा। विश्व की कई अन्य सभ्यताओं में भी इसके चित्र देखने को मिलते हैं। एक सींग वाला यूनिकॉर्न अभी मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर दिखाने की। ये देखिए एक सींग वाले यूनिकॉर्न की, और आपके पास एक मोहर का निचला हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और इसका एक सींग देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक सींग है इसका, और ये बार बार हमें इस चित्र को देखने को मिलता है। आप ये कह सकते हैं कि जो जानवरों का इस्तेमाल किया गया है, तो 75% जो मोहरें हैं, 75%, उनके ऊपर आपको इस जानवर का अंकन मिलेगा। और हर बार आपको चित्र में दिखेगा, आपके आगे देखिए ये नांद दिखाई देगी आपको एक, ये देखिए ज़्यादातर चित्रों में 3 लेयर वाली, देखिए 1 2 3 लेयर वाली एक, इसको बोलते हैं जैसे जानवरों के चारा खिलाने के लिए आगे रखते हैं ना, जिसमें चारा वगैरह डालते हैं जानवरों का, नांद। तो ये एक विशेष प्रकार का दिखाई देता है। और ज़्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इसका कोई जरूर धार्मिक महत्व रहा होगा। किसी धर्म से किससे संबंधित ये जानवर है, और इसको महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर मोहरों पर इसका अंकन मिलता है, बर्तनों पर इसका अंकन हमें देखने को मिलता है। इसका मुंह हमेशा आपको दाईं तरफ मिलेगा। आपको इसमें बाईं तरफ दिख रहा है, लेकिन मोहर जब छपेगी तो दाईं तरफ हो जाएगी। और ये 3 मंजिला एक नांद इसके आगे, ये इसकी पहचान है। इसके हर चित्र में आपको इस प्रकार के प्रतीक दिखाई देंगे। अन्य जानवरों की मोहरें भी मिलती हैं, जैसे हाथी की मिलती हैं, सांड की मिलती हैं, चीता और खरगोश, भैंसा, वो भी इस पर दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। वृषभ की या बैल कह सकते हैं आप, वो मोहरों पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन एक खास बात है, गाय किसी भी चित्र में किसी भी मोहर पर दिखाई नहीं देती। आपको बैल मिल जाएगा, वृषभ मिल जाएगा कह सकते हैं आप, अन्य जानवर मिल जाएंगे, लेकिन गाय नहीं मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार यूपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं कि निम्न में से किस किस जानवर के अंकन मोहरों पर मिलता है, तो उसमें गाय मिलता है। तो आपके दिमाग में क्या आता है, जैसे वैदिक सभ्यता गाय पर डिपेंड है और इस पर भी बैलों का चित्र है, तो हम सोचते हैं गाय का चित्र तो होगा ही, लेकिन गाय का चित्र उसमें नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब वैसे तो सिंधु सभ्यता से बहुत सारी मोहरें मिली हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण मोहरों की और एक लघु पट्टिका की बात करेंगे, जिसके जो चित्र हैं वो कुछ संकेत करते हैं, जिससे हम फिर इस वीडियो को है वो हम धर्म की ओर ले जाएंगे कि सिंधु सभ्यता में धर्म का क्या स्वरूप हो सकता है। हालांकि तो एक तो ये तो आपने सबने देखी है। सबसे पहले जो मैं यूज कर रहा हूँ, पशुपति की मोहर। देखिए ये जो पशुपति वाली मोहर है, ये वैसे तो आपने सभी ने देखी है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट किस प्रकार से है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके चारों ओर जानवर वगैरह कौन से हैं। ये एक पशुपति शिव का स्वरूप माना जाता है नहीं, मानना जाता है। हम गारंटी नहीं ले सकते, मैं तो लेता नहीं। देखिए क्यों नहीं लेता, उसके अभी मैं कारण बताऊंगा। शिव का पशुपति रूप इसको माना गया है विद्वानों के द्वारा। और इस मोहर में आप देख रहे हैं कि ध्यान मुद्रा में है, दोनों हाथ आप देख सकते हैं। साइड में से कटा हुआ है, ये थोड़ा सा ये सीली टूटी हुई है, और इसका हाथ देख सकते हैं घुटनों के ऊपर है, और इसके जो दोनों तलवे हैं पैर के, वो आपस में मिले हुए हैं, यानी एक तरह से योग करने की या एक योगी की मुद्रा में ये बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप ये वीडियो यदि 240p या 360p में चला है तो आप इसका थोड़ा सा बढ़ा लीजिए रेजोल्यूशन,
60 से आप बढ़ाकर 480 या हो सकता है तो मैं 720 पी में इसको उपलब्ध करवाऊंगा, तो 720 पी में इसको चलाइए, क्योंकि मोहरें ऐसी ही हैं, ज़्यादा इसमें साफ दिख नहीं रहा, पुरानी मोहरें हैं, फिर फोटो में थोड़ा सा और ब्लर हो जाता है तो दिखता नहीं है। थोड़ा सा आप एचडी में देखने की कोशिश करना है इसको। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बातें क्या है कि इसके सिर पर, ये देखिए आप, इनके सिर पर आपको ये देखिए भैंसे के सींग दिखाई देंगे, भैंसे के सींग हैं इनके सिर पर, और इनके चारों ओर जो जानवर हैं उनकी बातें महत्वपूर्ण हैं। देखिए इसके आपको यहाँ दिखेंगे गेंडा, यहाँ आपको दिखेगा जंगली भैंसा, यहाँ आपको दिखेगा एक हाथी, और यहाँ नीचे आपको दिखेगा एक बाघ दिखेगा। तो ये 4 जानवर हो गए यहाँ पर। अभी और भी बात करते हैं, 4 जानवर कौन कौन से हो गए। दाएं बाएं तरफ हम बात करें तो गेंडा, मैं पेन ले लेता हूँ, ये तो गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ, ये 4 यहाँ पर हो गए। फिर इसके बाद में नीचे ये तो कटा हुआ है, देखिए एक तो पूरा दिख रहा है आपको ये, और ये यहाँ पर दूसरा भी होगा, क्योंकि इसका सींग से आइडिया लग रहा है, या किसी ने रियल में मोहर देखी होगी तो उसको अनुमान लगा होगा। नीचे आपको 2 हिरण के बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो टोटल जानवर हैं वो इस आकृति में 6 हैं, और वैसे जानवर तो 5 हैं, लेकिन जानवरों के चित्र 6 हैं, क्योंकि हिरण के बच्चे 2 हो गए। तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना है। ऊपर ये है, ये जो ये कह सकते हैं जैसे आप ये मछली है, लेकिन ये मछली का आकृति नहीं कह सकते, ये तो हड़प्पा लिपि में जो शब्द आता है उसमें बार बार ये जो यू जैसी आकृति है या ये जो मछली जैसी आकृति है, ये मैंने बताया था लिपि का जो वीडियो था उसमें बार बार आपको दिखाई देंगे। ये जो यू जैसी आकृति है और मछली जैसी आकृति है, ये तो हर बार दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार से पशुपति की महत्वपूर्ण है। धर्म से भी इसको जोड़कर देखा जाता है कि ये शिव का पशुपति रूप है और इसकी उस समय पूजा की जाती होगी। अब एक और अन्य मोहर की बात करते हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। एक अन्य मोहर की बात करते हैं। एक मोहर नहीं, एक पहले लघु पट्टिका या एक टैबलेट थी, एक लघु पट्टिका या टैबलेट, छोटी पट्टिका, उस पर बना हुआ है वो चित्र। अब धर्म से संबंधित जो मोहरें हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। लघु पट्टिका या एक टैबलेट के ऊपर और एक मोहर दिखाई देती है, जैसे उसका मैं चित्र ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो भी आप मेरी बातें सुनने की कोशिश करना। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये देखिए ये व्यक्ति है, और इसके हाथ में ये एक भाला है, और इस भाले से यहाँ पर एक भैंसे को ये मार रहा है, और उस भैंसे को जहाँ पर मार रहा है उसके पास में ही आपको एक, जो पहले पशुपति शिव थी वैसे सेम तो नहीं है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर ये पैर आपस में जुड़े हुए हैं, योगी के रूप में हाथ घुटनों पर हैं, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके सिर पर भैंसे के सींग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भैंसे को मार रहा है, और इस देवता जैसे एक जो चित्र है योगी के, उसके सिर पर भैंसे के सींग हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर इस देवता को खुश करने के लिए एक भैंसे की बलि दी जा रही है। तो इससे थोड़ा सा अनुमान लगता है कि बलि प्रथा का प्रचलन रहा होगा। फिर एक और मोहर की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। वो मोहर, ये देखिए, आपको थोड़ा सा साफ तो नहीं दिखेगी, ये मोहर है भी ऐसी ही, मुझे भी कम दिख रही है, तो आपको वीडियो बनाने के बाद में तो और भी कम दिखेगी। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ दिख जाए। यहाँ इस मोहर में आपको दिखेगा, यहाँ पर एक अफगानी नस्ल का बकरा है ये, और इसका नाम तो होता है, इस बकरे का विशेष कहा जाता है कि शायद मारखोर, सॉरी, हाँ मारखोर कहा जाता है इस अफगानी जंगली बकरे को, मारखोर। तो आपको एक अफगानी जंगली बकरा दिखेगा यहाँ पर, मारखोर। और इसके अलावा पीपल का इसमें एक वृक्ष दिखाई देता है इस चित्र में। अब इसमें कहूँ कि मैं ये पीपल का वृक्ष है, देख नहीं सकते, मैं आपको सही कह रहा हूँ, समझ में नहीं आता, क्योंकि मोहर काफ़ी ब्लर सी हो गई है, इसका कलर आपस में एक के ऊपर एक दिखाई दे रहे हैं। नीचे आप देख सकते हैं इसमें 7 चित्र दिखाई देंगे, 7 लड़कियों के। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7, इनको 7 पुजारी ने एक प्रकार से माना जाता है कि ये 7 महिलाएं हैं। ऊपर कोई बलि देने का या कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, और ये नीचे 7 पुजारी ने खड़ी हैं। इसमें हमें एक अफगानी जंगली बकरा दिखाई देता है, मारखोर। एक मनुष्य इस देवता की उपासना कर रहा है। पीपल के वृक्ष में एक मछली जैसा दिख रहा था, और पीपल का वृक्ष मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा इस मोहर में। मोहर यही है,
थोड़ी सी मेरे को चित्र मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा ही मिला। तो इसमें पीपल के वृक्ष में और एक मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है, एक विशाल मारखोर अफगानी जंगली बकरा दिखाई दे रहा है और एक मनुष्य इस देवता की पूजा कर रहा है ऐसा लग रहा है। और नीचे 7 महिलाएं, संभवतः वो पुजारिनी होंगी, एक पंक्ति में नीचे खड़ी है। शायद ये भी एक बलि चढ़ाने का चित्र है। तो इस प्रकार की मोहरें हमें मिलती हैं। मोहरें साफ नहीं है, इसके लिए मुझे क्षमा करना। फिर इसके बाद में इसमें एक बात इसी के साथ ही मैं ऐड कर दूं कि चहुंदरों से हमें एक ईंटों के बीच में सुरक्षित दबा हुआ एक मिट्टी का पात्र मिलता है, चहुंदरों में मजबूती से रखा हुआ एक जार टाइप का, और उसके अंदर एक लगभग 20-22 साल की एक युवती का उसमें सर काट कर रखा हुआ है। अब कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि उस युवती की बलि दी गई है, नरबलि के रूप में उसको परिभाषित करते हैं कि एक जार के अंदर और एक युवती का कटा हुआ सर हमें मिलता है और कहा गया है कि ये नरबलि का रूप हो सकता है। हो सकता है कोई साइको किलर हो, जिसने मार दिया होता है उसमें। तो एक अनुमान है, जब तक कुछ लिखा हुआ नहीं मिल जाए तो सभी अनुमान ही है। हम किसी को भी हम दावे से ये नहीं कह सकते ये सही है, लेकिन एक तरह से मैंने जब धर्म की बात चल रही है, बलि की बात चल रही है, पशु बलि की, तो नर बलि का एक एग्जाम्पल माना जाता है कि हो सकता है इसका सर है वो बलि वेदी पर चढ़ाया गया होगा। तो इसकी मैंने चर्चा करना उचित समझा। तो ये थी प्रमुख मोहरें, और इन मोहरों में हमने कई प्रकार की जो धार्मिक प्रतीक हैं उनकी भी बात की। मोहरों पे जो जानवर हैं उनकी बात की। तो मोहरों पे जानवर वगैरह वो आप ध्यान से देखेंगे चित्रों को तो बहुत ही करीने से उनको बनाया गया है, यहाँ तक कि उनकी मांसपेशियां भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। लेकिन जैसा कि हमने मूर्तियों की बात की या मोहरों की बात की, तो मोहरों पर तो वैसे भी छोटे ही चित्र बन सकते हैं, लेकिन जो मूर्तियां भी मैंने आपको बताई 17 सेंटीमीटर की, एक 10.3 सेंटीमीटर की, तो इससे ये नजर आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार हैं या जो कलाकार हैं वो विशेष रूप से छोटी कलाकृतियों का निर्माण करते होंगे। कोई बड़ी विशाल मूर्तियां जैसे हमें मिस्र में दिखाई देते हैं, उस प्रकार की मूर्तियां, स्मारक या मकबरों का निर्माण यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। तो यही बात इसे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से अलग करती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र की कला से किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की कला भिन्न है। तो ये एक इसमें विशेष पॉइंट बन जाता है। फिर अगर हम बात करें अन्य प्रकार के, जैसे खिलौनों की बात करें, तो खिलौने ज़्यादातर लकड़ी के बने होंगे, वो तो नष्ट हो गए होंगे, लेकिन कुछ मिट्टी के हमें खिलौने मिलते हैं, तांबे के मिलते हैं, कांसे के मॉडल मिले हैं हमें, जैसे हल मिला है, रथ मिला है, बैलगाड़ी मिली है। वो कौन सी कहाँ से मिली है वो मैंने पहले की वीडियो में बता दी थी। अब हम मिट्टी के बर्तनों की बात करें, जैसे तो मिट्टी के बर्तन जिनको हम मृद भांड कहते हैं, या इंग्लिश में आप इसको कहें तो पोट्री कहेंगे। मिट्टी के बर्तन बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं और ज़्यादातर ये कुम्हार की चाक पर बने हुए हैं। हाथ से बने हुए जो मिट्टी के बर्तन हैं उनकी मात्रा बहुत ही कम है। तो कुम्हार की चाक का इस्तेमाल होता था, और इनकी विशेषता ये है कि ज़्यादातर ये जो बर्तन हैं ये लाल मिट्टी से बने हैं, यानी इनका रंग लाल है। मिट्टी को पकाकर इसका रंग लाल हो जाता था और उस पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। काले रंग से चित्र बने हुए हैं, जिसमें जानवरों के चित्र भी हमें मिलते हैं, उनके जीवन के कुछ चित्र भी मिलते हैं, या जैसे पीपल के वृक्ष के चित्र मिलते हैं, और भी बहुत से चित्र मिलते हैं जिसका मैंने पहले बताया था कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार बार मिलते हैं। दूध पिलाती हुई हिरनी का चित्र है, या 2 जाल लिए हुए एक मछुआरा है, उसका चित्र भी हमें मिलता है। तो ऐसे बहुत से चित्र हमें दिखाई देते हैं। मृद भांडों के संबंध में एक विशेष बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि कुछ इतिहासकारों ने ऐसा नोटिस किया है कि वहाँ पर जो सार्वजनिक कुंड वगैरह थे, वहाँ से जो छोटे छोटे कुल्हड़ थे, छोटे छोटे जो ग्लास टाइप के छोटे आकार के बने हुए थे मिट्टी के, उनकी जो टूटे हुए बहुत मात्रा में मिले हैं, बहुत बड़ा ढेर मिला है जो सार्वजनिक कुंड वगैरह हैं। तो उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो मूल्य है वो बहुत कम रहा होगा, काफ़ी सस्ते रहे होंगे। इसीलिए उन कुंड के पास इतनी बड़ी मात्रा में मिलते हैं, लोग उनको पानी पीकर और यूज़ एंड थ्रो के रूप में उनको काम में लिया जाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही बर्तन इतने सस्ते थे कि वो इस प्रकार से उनका इस्तेमाल करते होंगे बड़े स्तर पर। कुछ बड़े बर्तन हमें दिखाई देते हैं जिनको टूटने के बाद उनको संवारा भी गया है, उनकी मरम्मत भी की गई है। तो सभी प्रकार की बातें हमें दिखाई देती हैं। एक छोटे मर्तबान हैं जिनका ऐसा लगता है कि बहुत कम कीमत रही होगी, तो कुछ ऐसे भी दिखाई देते हैं जिनकी बार बार मरम्मत की गई है, यानी उनकी कीमत ज़्यादा भी रही होगी। तो ये मिट्टी के बर्तन हैं। मोहरों की जैसे मैंने बात की थी, उसमें एक बात रह गई थी। मोहरें हैं वो ज़्यादातर आपको सेल खड़ी की बनी हुई मिलती हैं। मोहरें हैं वो आपको अधिकांश मिलती हैं सेल खड़ी की, इंग्लिश में इसको स्टीटाइट कहते हैं, स्टीटाइट। मोहरे सेल खड़ी की, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मोहरे सेल खड़ी की और उनके जो बाट हैं वो चर्ट पत्थर के बने हुए मिलते हैं,
ये दो मेरे को जब भी कोई क्वेश्चन याद आता है तो मेरे को से बताए बिना रहा नहीं जाता। जो उनके बाट हैं मापतोल के लिए वो चरट पत्थर से बने हुए मिलते हैं ज़्यादा, और मोहरे हैं वो अधिकांशतः आप कह सकते हैं ज़्यादातर मोहरे हैं वो सेलखड़ी की बनी मिलती है। कुछ धातु की मोहरे भी मिलती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से 2 चांदी की मोहरे भी मिलती हैं हमें, तो वो सिर्फ अपवाद हैं। चांदी की मोहरे मोहनजोदड़ो से मिली थी 2, और कुछ तांबे की भी मिल जाती हैं ऐसे तो, लेकिन अधिकांश मोहरे हैं वो हमें हमारी बनी हुई हैं सेलखड़ी की, और जो बाट बने हुए हैं वो चरट पत्थर के बने हुए हैं। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। और जो मूर्तियों की बात की थी, मूर्तियों में एक पॉइंट विशेष ये है कि जैसे वैसे मूर्तियां बहुत कम मिली हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है कांसे की और तांबे की। मिट्टी की मूर्तियां काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। मिट्टी की मूर्तियां में इसको एडिट करते समय दिखाने की कोशिश करूंगा कि मिट्टी की ज़्यादा मूर्तियों को मैं ऐड करूं ताकि आप उनको देख पाएँ। इसके अलावा चित्र तो बहुत मिलते हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं के चित्र, इसके आगे बात करेंगे हम। आटा गूंथती हुई महिलाओं की मूर्तियां भी हमें कुछ मात्रा में मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियां, लेकिन तांबे कांसे की मूर्तियां हमें कम मिलती हैं। तांबे कांसे की मूर्तियों की संबंध में देखिए, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मैं भूल गया पहले इसके बारे में बताना। लॉस्ट वैक्स मेथड से जो कांसे की मूर्तियां बनी हैं वो किस मेथड से बनी है? लॉस्ट वैक्स मेथड, या इसको आप कहेंगे लुप्त मोम विधि से। ये लुप्त मोम विधि क्या थी? इसमें सबसे पहले मोम लिया जाता था, और चूंकि मोम को हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं तो उस मोम की एक जैसी भी उनको आकृति बनानी होती थी वैसी आकृति मोम से बना लेते थे, और उस मोम की आकृति के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाता था, गीली मिट्टी का लेप कर दिया जाता था, और उसमें कुछ छिद्र छोड़ दिए जाते थे। जब वो मिट्टी पक जाती थी तो उस मिट्टी को और भी पकाने के लिए गर्म किया जाता था, और जब गर्म करते थे तो जो मोम है वो जो छोड़े गए छिद्र थे उनसे निकलकर बाहर आ जाता था, और फिर उस जो खाली जगह बच गई, खोखला हो गया, बीच में जो मोम था उसकी जगह खाली हो गई, तो उस मिट्टी में जो तांबा वगैरह है या कांसे की बनाते हैं तो कांसा पिघलाकर उसके अंदर भर दिया जाता था, और बाद में उसके ठंडा होने के बाद जब वो जम जाता था तो बाहर की मिट्टी अलग कर दी जाती थी, तो इससे कांसे और तांबे की मूर्तियां बन जाती थी। उस विधि को कहते हैं लुप्त मोम विधि या लॉस्ट वैक्स मेथड से। प्राचीन लगभग सभी सभ्यताओं में इसी मेथड से धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो ये कुछ बातें थी मोहरों की, मृदभांडों की और मूर्तियों की। अब हम धर्म संबंधी कुछ विशेष बातें हम इसमें करेंगे। अब बात करते हैं मातृ देवी की उपासना की। जैसा कि बार बार कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। वो मातृ देवी क्या है और उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? वैसे तो वहां पर कई हमें चित्र ऐसे दिखाई मिलते हैं जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, और उस मातृदेवी को उर्वरा शक्ति से या प्रजनन क्षमता से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि पुराने समय में हम देखते हैं कि जितने भी कृषक समाज थे वो उर्वरा शक्ति को पूजा किया करते थे, ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि वो जो अनाज उत्पादन की शुरुआत हुई थी कृषि की, और वो धरती से जिस प्रकार से पौधे उगते हुए देखते थे तो उसको धरती को एक माता के रूप में उन्होंने देखा। इसके अलावा जो उसके बाद वाली जो सभ्यता है, सिंधु के बाद वाली वैदिक सभ्यता, उसमें भी देवी पूजा पर बल हमें दिखाई देता है, और उसकी लोकप्रियता भी उस दौरान खूब थी। इसके अलावा उस समय की जो अन्य संस्कृतियां हैं विश्व की, वहाँ पर भी हमें इस प्रकार की देवी पूजा देखने को मिलती है। तो और बहुत बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां हमें मिलती हैं, तो इसलिए जो स्त्री की ऐसी मूर्तियां हैं उनको मातृ देवी के रूप में देखा गया है। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं कि एक तो ये हड़प्पा में एक मोहर मिली है जिसमें एक नग्न स्त्री सिर झुकाए दोनों पैर फैलाए खड़ी है और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हाशिए के आकार का एक चाकू लिए एक आदमी खड़ा है। ऐसा लगता है कि ये मानव बलि का चित्र है या किसी प्रकार का धार्मिक चित्र है। इसी को मार्शल ने, ये महत्वपूर्ण है, इसी को मार्शल ने शाकंभरी अथवा पृथ्वी या धरती माता के रूप में इसकी व्याख्या की है। मार्शल ने इसकी, यहाँ पर व्याख्या शब्द आना चाहिए था, वो छूट गया। मार्शल ने इसकी व्याख्या शाकंभरी अथवा पृथ्वी या धरती माता के रूप में की है। एक दूसरी मोड़ है जिसमें पीपल के वृक्ष के 2 शाखाओं के बीच में एक स्त्री का चित्र है और नीचे एक मनुष्य बकरा लिए खड़ा है। तो इससे भी ये पता लगता है कि पीपल की पूजा की जाती थी और बकरे की बलि से जुड़ी प्रथा का एक संकेत हमें मिलता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, चहोंदड़ो, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में स्त्री मृण मूर्तियां प्राप्त हुई, यानी मिट्टी की मूर्तियां स्त्री की हमें मिलती हैं जिनकी आकृति कृष्णकाय है। ये एक साथ, ये मैंने कोशिश की थी ध्यान से लिखने की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जो आईपैड का कीबोर्ड है वो गड़बड़ कर ही देता है लास्ट में।
तो कृष्णकाय आकृति की हमें मूर्तियां मिलती हैं। इसके अलावा कुछ हमें मूर्तियां मिलती हैं विवाहिता और गर्भवती महिलाओं की, जो ज़्यादातर नग्न होती थी। ये जो दोनों प्रारूप हैं, कृष्णकाय मूर्तियां महिलाओं की और जो विवाहित महिलाओं की मूर्तियां हैं, उनके गोद में शिशु का अंकन हमें जरूर मिलता है, गोद में उनके शिशु। बलूचिस्तान की झोब संस्कृति से प्राप्त स्त्री की मणिमूर्तियों में देवी का रौद्र रूप प्रदर्शित किया गया है। जैसे हमें बाद की देवियों में, आज की देवियों में हम देखें पुराने समय की, तो उसमें चर्चा आती, अभी तक हम देखते हैं दुर्गा को एक रौद्र रूप में दिखाया गया है, या जैसे काली माता का रौद्र रूप प्रदर्शित किया जाता है, तो वैसे मातृ देवी का रौद्र रूप भी प्रदर्शित किया जाता है। तो उसके भी कई प्रकार के रूपों की पूजा होती होगी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ से जो बड़ी संख्या में मृण मूर्तियां मिली हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, चहुंदरो, यहाँ से स्त्री मृण मूर्तियां मिली हैं, और इन्हीं स्थानों से सबसे ज़्यादा हमें ऐसी मूर्तियां जिसे हम मातृदेवी कहते हैं, उनकी मूर्तियां मिली हैं। ये जो स्थान है कालीबंगा, मीताथल, लोथल, सुरकोतरा, ऐसे स्थानों से हमें मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अब अगर इसके बाद में हम पुरुष देवताओं की चर्चा करें, तो पुरुष देवताओं में एक तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में चित्र दिखाया था इसके रूप में कि ये कोई इनका पुरोहित था, और इसकी चर्चा आती है धर्म के रूप में यदि बात करें तो, कि धार्मिक ये पुजारी वगैरह की चर्चा आती है। दूसरी फिर मैंने आपको एक मोहर दिखाई थी, पशुपति शिव की मोहर। इस मोहर में ये शिव का पशुपति रूप माना जाता है, लेकिन शिव का पशुपति रूप माना जाता है, यह बात थोड़ी सी शक के दायरे में है। शक के दायरे में क्यों है कि इसमें जो मैंने जानवर आपको बताए थे कि एक तरफ आपको यहाँ पर गेंडा दिखाई देता है, बैल दिखाई देता है, नहीं सॉरी ये भैंसा है, भैंसा दिखाई देता है, हाथी दिखाई देता है, नीचे हिरण के बच्चे दिखाई देते हैं। लेकिन शिव का वाहन हम जानते हैं कि बैल है, नंदी कहते हैं उस बैल को। लेकिन यहाँ पर इसमें जितने चित्र हैं और किसी भी चित्र में बैल नहीं है, जानवरों के चित्र दिए गए हैं और बैल नहीं है, तो ये बात थोड़ी सी अखरती है कि शिव का जो वाहन बैल माना गया है और उसका चित्र नहीं है। तो शिव के पशुपति रूप की इतने पुराने समय में कोई ऐसा रूप शिव का माना जाता था, तो इस पर भी एक संदेह की बात आती है। और ये जो योगी वाली मूर्ति है, इस पर भी संदेह जताया जाता है कि ये कोई पृष्ठ की होगी, ये कैसे साबित किया जा सकता है। तो सभी ये अनुमान है। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार है, मोहनजोदड़ो के अंदर जो हमें देखने को मिलता है एक स्नानागार, उसका चित्र अभी मैं ढूंढ लेता हूँ। ये तो वो तो धोलावीरा वाला था। ये देखिए, ये स्नानागार, इस स्नानागार को भी जोड़कर देखा जाता है धार्मिक क्रियाओं से। और इसके पास में एक जो बड़ा भवन है, उसको पुरोहितों का आवास या महाविद्यालय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है कि यहाँ पर डुबकी की लगाती होंगे और इसके पास में ही वो पुरोहित वगैरह रहते होंगे, यहाँ पर धार्मिक स्नान वो करते होंगे। तो ये एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा जो हमें मिलती हैं कुछ और जैसे धार्मिक चीज़ों की बात करें तो अग्निवेदियाँ, कई बार मैंने चर्चा की है, जिसमें हमने मुख्य रूप से देखा था, एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कहाँ कहाँ मिलती हैं। मुख्य रूप से देखा था जैसे कालीबंगा में हमें अग्निवेदियाँ मिलती हैं। उसके अलावा चलो मैं बता ही देता हूँ, लोथल में मिलती हैं, बनावली में मिलती हैं जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। इसके अलावा गुजरात में लोथल में मिलती हैं, नागेश्वर में मिलती हैं। तो आदि स्थानों से हमें गोल या आयताकार गड्ढे मिले हैं जिसमें आग जलाने के साक्ष्य इस प्रकार के मिलते हैं, तो उनको एक अग्निवेदियों के रूप में चिन्हित किया गया है। लेकिन उस पर विवाद भी है। ये सार्वजनिक स्थानों से भी मिली हैं, घरों से भी मिली हैं। तो इसमें ये यज्ञ वेदियाँ थी या नहीं, इस पर विवाद इस प्रकार से है। जैसे इतिहासकार इरफान हबीब इस बारे में कहते हैं कि यदि ये किसी धर्म विशेष का यदि प्रतिनिधित्व करती अग्निवेदियाँ, तो चूंकि हम देखते हैं कि हड़प्पा में सांस्कृतिक विशेषताएं लगभग एक जैसी दिखाई देती हैं, तो धार्मिक विशेषताएं भी एक जैसी दिखाई देनी चाहिए थी। तो जो हड़प्पा के जो दो बड़े केंद्र हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, हड़प्पाई संस्कृति के जो दो बड़े क्षेत्र हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहां से हमें कोई किसी प्रकार की कोई अग्निवेदियाँ नहीं मिलती। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें कोई अग्निवेदियाँ नहीं मिलती हैं। तो इरफान हबीब ने इसी को लेकर क्वेश्चन उठाया है कि यदि अग्निवेदियाँ धार्मिक स्वरूप के का एक प्रतीक होती तो ये क्यों न कुछ स्थानों पर क्यों मिली है, इन बड़े केंद्रों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर हमें क्यों नहीं दिखाई देती। तो ये कुछ बातें थी जैसे मातृदेवी की हैं या पुरुष देवता के लिए है। तो हमें कई प्रकार की मूर्तियां मिली हैं जिसके आधार पर। इसके अलावा हमें मिलते हैं पत्थर के कुछ ऐसे आकृतियां मिलती हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि ये स्त्री और पुरुष के जननांग हैं। जिस प्रकार से हम शिवलिंग के रूप में देखते हैं, तो ये उसी प्रकार से उसको संबोधित करने की कोशिश की गई है कि स्त्री और पुरुष के जननांग हैं, और इनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि
नवसर्जन, नए जीवन के सृजन के रूप में देखा जाकर उनकी पूजा की जाती होगी। है। तो ये सारी मुख्य मुख्य बातें थी हड़प्पई शिल्प कला धर्म के बारे में। कुछ और वजह से मन के बनाने वाली बात मैं यहाँ पर शामिल कर लेता हूँ, मन के और कपड़े की, फिर शायद इसमें लगभग चीजें आ जाएंगी। मन के बनाने की कार्यशालाएं, यहाँ से इसको मैं साफ कर देता हूँ। कुछ बीच में अचानक से अलग सा टॉपिक हो गया, लेकिन इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो शिल्प कला वगैरह की बात की थी तो उसके साथ ही इसको जोड़ देते हैं। मन के यानी जो बीड्स बनाए जाते थे वो कई प्रकार की हमें धातुओं के मिलते हैं, जैसे सोना चांदी उनके भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के पत्थर हैं जैसे कैल्सिडनी का हमें मिलता है, चर्ट के बने हुए हमें मन के मिलते हैं। इसके अलावा जैसे अगेट है, AGATE, ये अगेट, अगेट के हमें पत्थर मिलते हैं, या कार्नेलियन के मिलते हैं, जैस्पर के मिलते हैं, और सैलखड़ी के तो हमें सर्वाधिक मिलते हैं। सैलखड़ी जो स्टीटाइट है, सैलखड़ी, अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग थोड़ी सी अजीब सी है, आप मेरे शब्दों पर ध्यान देना। तो सैलखड़ी स्टीटाइट है, उसके भी हमें मिलते हैं। तो कैल्सिडनी, चर्ट, अगेट, जैस्पर, कार्नेलियन, इनके मन के हमें वहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रयोग होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था सैलखड़ी का। तो मन के बनाने की कार्यशालाओं की बात करें तो हमें कार्यशाला इसकी मुख्य रूप से मिलती है चहूंदड़ों में और लोथल में। मन के बनाने की कार्यशालाएं हैं वो चहूंदड़ों और लोथल में हमें दिखाई देती है। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे एक बगसरा स्थान और लिख देता हूं मैं, बगसरा, ये गुजरात में है, यहाँ से भी हमें मन के बनाने की कार्यशाला मिली है। इसके अलावा चीनी मिट्टी का सामान भी निर्मित होता था, जो इसको केओलिनाइट बोलते हैं ना, चीनी मिट्टी को, उसका सामान भी काफ़ी निर्मित होता था। इसके अलावा जैसे कालीबंगा से हमें टेरा के शंख मिलते हैं, सैलखड़ी आदि की चूड़ियाँ मिलती हैं। कालीबंगा नाम ही है, काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ ही है। तो वहाँ से चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र है कालीबंगा, तो वहाँ से हमें बड़ी मात्रा में चूड़ियाँ मिलती हैं। कालीबंगा चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र है। हनुमानगढ़ जिले राजस्थान में है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में चूड़ी निर्माण का एक बड़ा केंद्र के रूप में इसको देखा जाता है कालीबंगा को। तो यहाँ से हमें टेराकोटा की, शंख की, सैलखड़ी की आदि की कई प्रकार की हमें चूड़ियाँ मिलती हैं। तो ये मन के बनाने की कार्यशालाओं की, या मन के किस किस धातु के या किस किस पत्थर के मन के बनते थे उसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा अगर एक बात और हम कर लें तो जैसे कपड़े की कताई बुनाई का काम भी, कताई बुनाई कढ़ाई का भी काम होता था। कपड़े की, ये शिल्प कला मूर्ति कला हो गई, तो ये कला वगैरह थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। कपड़े की कताई बुनाई कढ़ाई का काम भी होता था, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता से पहले से भी जो नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ थीं, जैसे मेहरगढ़ है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर कपास का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो तब से ही कपास का उत्पादन हो रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी कपास का उत्पादन होता था, और कपड़े की कताई भी होती थी, बुनाई भी होती थी। जैसे मोहनजोदड़ो से एक बुना हुआ रंगीन कपड़ा मिलता है, बुने हुए कपड़े के कई अवशेष मिलते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से एक विशेष प्रकार का कपड़ा मिला है, बुना हुआ रंगीन कपड़ा। वो सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। दुनिया में रंगीन कपड़े के प्रयोग के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। एक और है, जैसे जॉर्डन में लगभग 3000 BC पूर्व का एक हमें मिलता है, 3000 ईस्वी पूर्व का, यानी 3000 BC का एक उदाहरण मिलता है रंगीन कपड़े का। और दूसरा सबसे प्राचीनतम उदाहरण की बात करें तो जो मोहनजोदड़ो में हमें मिला है रंगीन कपड़ा, उसकी बात कर सकते हैं। इसके जो कपड़ों की, वो कैसे कपड़े पहनते थे उससे कैसे पता चलता है। जैसे शुरुआत हमने वीडियो की थी एक मूर्ति से, जिसके कंधे पर एक शॉल सा पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो अन्य टेराकोटा की मूर्तियां हैं उसमें उन्होंने जो वस्त्र पहन रखे हैं, उससे हमें उस समय के वस्त्रों का अनुमान लगता है, और ये पता चलता है कि वो सूती वस्त्र भी पहनते थे, ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र हमें हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देते हैं, सूती और ऊनी। तो अब शायद पर्याप्त चर्चा हो गई। तो ऐसे तो चर्चा का कोई अंत नहीं है कि मैं कह दूं कि जो कृष्णकाय महिलाएं थी वो पहनती थी मेखला, कर्णधार, छोटा लहंगा पहनती थी। इन बातों का अब कोई अंत नहीं है, कितनी भी बातें कर लो, क्योंकि जब भी
आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो कहीं तो एक सीमा बनानी पड़ती है कि हम इतना पढ़ लेते हैं। तो मेरे हिसाब से वो सीमा यही है कि हम इस टॉपिक पे इतना पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मेरे को इतना समय लगता है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू।